ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के वक्त में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो यही इसी बात की है। मैं स्वागत करता हूं तमाम सारे लोगों का जो आज मेरे शो में, भैया जी कहीं ना एक्चुअली में वो आपका शो जिसमें शरीक हैं, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे, लेकिन मेहमानों का तारुफ कराना जरूरी जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। राकेश शेट्टी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जो पहली बार आता है, शेट्टी साहब खड़े रहिएगा, जो पहली बार आता है उसका ताली बजा के स्वागत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेट्टी साहब, आज हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आरपी सिंह साहब आज बड़े दिन बाद लौटे हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर शो खत्म करना है तो खत्म कर लें यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी आर्थिक मामलों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौलाना साजिद रशीदी साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। प्रभात जी लखनऊ से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करना है। पहले मैं चाहता हूं कि वो जो इधर से बोलना चाहते हैं, जी कहां से आए हैं? हम तो आए नोएडा से, नोएडा में रहते हैं, बेसिकली मैं झारखंड से हूँ। वैसे झारखंड से हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। मैं आ रहा हूँ, आराम से बोलना चाहते हैं? जी मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल उनसे है, कांग्रेस के जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे सवाल है, आज सवाल जवाब है जी। मेरा ये सवाल है कि क्या जो अभी राहुल गांधी जी ने करा है ट्विटर पे, जो उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी को जो मिमिक्री करी गई, उस पे जो उन्होंने वीडियो डालकर ट्विटर पे डाला है, क्या आप उसको कंडेम करते हैं या फिर उस पे आप उसका पक्ष रखते हैं? आते ही आते मामला पीछे सीधे एकदम गेंद स्विंग करा दी। मैं सोच रहा था आज कुछ हल्के हल्के में मामला निपट जाएगा। कहां से आना हुआ आपका? कहां से आई हैं? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। वाह, गंगा के किनारे के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शेट्टी साहब से एक सवाल पूछा है कि आप बताइए कंडेम करेंगे या पक्ष में हैं जो ट्विटर पे यानी एक्स पे जो डाला है उपराष्ट्रपति सभापति का जो ट्विटर पे डाला यानी एक्स पे डाला, वो सही या गलत? आपसे सवाल है आपका। जी जनाब, कहां से आए हैं? चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से। वाह क्या बात है, क्या नाम है? मनोज श्रीवास्तव। अरे किधर धीरे धीरे क्या बोल रहे हो भाई? घबरा नहीं। हाँ। बोलना ये था आपसे हाँ। कि राम सेतु निर्माण में गिलहरी ने तो योगदान दिया था। हाँ। राम मंदिर निर्माण में आप योगदान देंगे कि नहीं? राम मंदिर निर्माण में आप योगदान दोगे कि नहीं? मैं से मतलब मेरा? हाँ, हाँ। अरे मेरा तो यही है कि हाँ जी वो अरे हुजूर आले इतना सोच सोच के बोलेंगे तब तो शो का टाइम ही खत्म। जी बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि भैया ने तो वाणी सुना दिया कबीर का, मैं भी राम का कुछ सुनाना चाहूँ तो सुना दो, बिल्कुल सुना दो। हाँ तो अपना मतलब आप अपना योगदान देना ऐड के टाइम में बस। हाँ जी ऐड के टाइम में। ऐड के टाइम में अभी क्यों नहीं? ना ऐसे ही आप सुनाइए ना, बोलिए जल्दी बोलिए सुनाइए। बड़ा है थोड़ा, इसलिए सुनाइए तो। ठीक है। सिंह द्वार से चल के सिया संग आएंगे राज दुलारे वही है निटोर, वही है गिरधर। अरे यार हेजिटेशन। कोई बात नहीं, होता यह है कि जनता के बीच में आके कभी कभी थोड़ी सी चीजें दाएं बाएं हो जाती हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर के लोगों को ठंड नहीं लगती है? यहाँ की कम है काफी। यहाँ आके कम है। जी क्या नाम है आपका? सुजल जायसवाल। सुजल क्या काम करते हैं? मैं पीबी फिनटेक जी कंपनी में है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मन में आ रहा है? बस आज जो प्रोग्राम था वो काफी अच्छा था। फिर मैं फर्स्ट टाइम। अभी तो प्रोग्राम शुरू कहाँ हुआ, उसके बाद में बताना रहा है अच्छा था या खराब था। जी हाँ जी बोलो। सिर्फ गाना ही गाना अच्छा है, बाकी सब झूठा है। ये बात सच है कि जो गाना होता है वही सच्चा होता है, क्योंकि वह ईश्वर के बिल्कुल नजदीक होता है, इसीलिए वो अच्छा होता है। जो तुम्हें अच्छा लगे ना, तुम क्या खा रही हो? पॉपकॉर्न खाओ, बस पॉपकॉर्न खाओ, मस्त रहो, बस गाना सुनती रहो। क्या नाम है तुम्हारा? उजाला। बस उजाला ही है। बहुत अच्छा, पॉपकॉर्न खाओ
और गाना सुनो और जो अच्छा लगे वही लो। सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ा, जो अच्छा लगे वही बोलो। जी जनाब, सवाल आपसे पूछा गया। बिल्कुल, मेरे एक नौजवान दोस्त ने पूछा कि राहुल गांधी जी ने जो वीडियो निकाला और फिर ट्विटर पे डाला, मेरे दोस्त, इस देश में जो संविधान है, भाई आराम से अब सवाल पूछा तो सुनिए। हाँ। नहीं वो बेचारा तो खड़ा है। हाँ। इस देश में जो संविधान लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है और इसमें सबको अधिकार है। जैसे आज इस जगह पे काफी भीड़ है, लोग रिकॉर्ड कर रहे, उनको इस देश का संविधान ये अधिकार देता कि वो रिकॉर्ड करे और अपने ट्विटर पे लगाए, फेसबुक पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, ये अधिकार होता है और इसमें बिल्कुल कंडेम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मिमिक्री का शुरुआत पार्लियामेंट के बाहर तो अब किया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर ऐसा ऐसा करके कोई और किया, आप सभी ने देखा है। संसद के अंदर भी। हाँ जी शैलेंद्र जी। बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। हाँ। मिमिक्री की परिभाषा क्या है, जरा ये बताएं। आप माइक लेके बात कर रहे हैं, अगर मैं आपकी टोन को कॉपी करता हूँ, आपके एक्सेंट को कॉपी करता हूँ, आपके कंटेंट को कॉपी करता हूँ, दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। और आप कृत्य कर रहे हैं, अगर मैं उसको बताता हूँ तो ये मिमिक्री है। अब इनका भगवान ही मालिक है भाई। हमारी तो रोज ही बनाते हैं लोग, कहते हैं ये करते हैं। बताइए साहब, उपराष्ट्रपति का जी बीजेपी का पक्ष आना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के साथी ने कहा कि मिमिक्री में क्या बुराई है। देश के उपराष्ट्रपति हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, अगर उनकी पीठ में कहीं कोई तकलीफ है तो आप उसका उपहास उड़ाएंगे, आप उसका मखौल उड़ाएंगे। अगर आप उसको मिमिक्री कहते हैं, और राहुल गांधी ने इनको कहा है, इनको कहकर भेजा कि आपने कहना कि ठीक है, ये जो मैंने किया ठीक किया, तो देश की जनता तय करेगी कि एक किसान के बेटे को जो कि उपराष्ट्रपति है उसकी आप मिमिक्री बना सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, उसको वीडियो रिकॉर्ड कर फिर आप उसको सोशल मीडिया पे चला सकते हैं। तो आने वाले चुनाव में जानकारी मिल जाएगी इसकी। अभी 3 राज्यों के चुनाव में पता लग गया, अगले लोकसभा चुनाव में जानकारी मिल जाएगी अगले चुनाव में कि देश के किसान इस मिमिक्री का जवाब दे देंगे आपको। जी आम आदमी पार्टी का पक्ष। जी देखिए, मैं सुन रहा था, इस देश में मिमिक्री नहीं मौकरी का समय चल रहा है। जब संसद के अंदर हमला होता है हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे और देश के हमारे सांसद जवाब मांगना चाहते हैं, 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जाट का अपमान हो गया, किसान का अपमान हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी देश की बेटी जो देश का नाम रोशन किया, साक्षी मलिक, मैं ये देख रहा था, उसने आंसू निकाल के, सोचिए, कबड्डी से अपनी कुश्ती से संन्यास ले लिया। ये खबर है, वो हमारी जाट की बेटी थी, उसका क्या हुआ। किसान की बात करते हैं, इसी दिल्ली की सरहद पे 700 किसानों की जान चली गई। पूरे देश के किसान रो रहे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद भी इन सारे षड्यंत्र में लगी हुई है। मैं खबर एक और लेके आया हूं, देखिए, ये कहते हैं देश का नाम रोशन कर दिया। ये खबर है, हमारे देश के इतिहास आजादी के बाद 14 हमारे प्रधानमंत्री ने मिलकर 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था और भारतीय जनता पार्टी 10 साल में 205 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। सोचिए, इतना कर्ज ले लिया, सारी एजेंसियां बेचने के बाद, सारी कंपनियां बेचने के बाद, बिना किसी को एक पैसे की राहत दिए, ना किसी को बिजली मुफ्त दी, ना किसी के लिए स्कूल बनाया, ना किसी को रोजगार दिया। सारा पैसा कहां गया? कहते हैं देश का नाम रोशन कर दिया। कोई जवाब नहीं इनके पास। छोटा सा जवाब, एक बोतल के साथ बोतल फ्री नहीं मिली ना, सारी दिक्कत यहाँ पर है। एक बोतल के साथ बोतल की फ्री। मैं आ रहा बिल्कुल आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। सर का एक बात का कहना चाहता हूँ, हाँ। इनका मुख्यमंत्री है कहाँ अभी? इनका मुख्यमंत्री है कहाँ? हाँ, इनका मुख्यमंत्री कहाँ? जी मैं बिल्कुल बताऊँ जी। सबसे बड़ी बात यह, आप कर्ज की बात करते हैं, पंजाब में आपने जब से सरकार बनाई कर्ज से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खैर, आप बात कर रहे थे साक्षी मलिक जी की। ये आपने कहा कि ये आदमी अध्यक्ष ना रहे, सरकार ने हटा दिया। आपने कहा सर चुनाव हो गया, आपने कहा ये ना लड़े, वो व्यक्ति लड़ा नहीं। उसके बाद हम और आप बाहर हैं, जो लोग फेडरेशन के अंदर थे, 40 मत देकर एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, दूसरे को केवल 7। तो आप और हम मिलकर के राजनीति करते रहे, फेडरेशन के लोगों को पता था कि क्या हो रहा है, सच क्या है। खैर, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि देश की राजधानी का मुख्यमंत्री 10 दिनों के लिए मानसिक शांति के लिए विपासना चला जाता है और तब जाता है जब इनसे घोटाले की जांच के सवाल किया जाता है। हमारा मुख्यमंत्री कहाँ है? प्रदूषण है, कहाँ है भाई? देखिए, 2 बातें हैं। ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, जब हमारी देश की बेटियां मेडल लेके आई, कहते हैं गर्व है,
और उसी बेटी के लिए सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। वो बेटी के आंखों से आंसू निकले, वो बेटी हार गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी हार जीत गई। लेकिन आज देखिए इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जल रहा था, देश का अभिन्न अंग है, हमारे देश के शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी उसको आजाद कराने के देश को। लेकिन सोचिए मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके विधायकों ने वहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद तक में नहीं आए उसकी बात का जवाब देने के लिए। बात कर्ज की बात जी मैं आ रहा पवन जी बिल्कुल एक सवाल का जवाब शैलेंद्र जी देंगे, उसके बाद डिबेट ओपन है बाकी सारे लोगों के लिए। जी जो बिल्कुल दीजिएगा। क्योंकि मेरा आर्थिक मामलों का विषय है, मुझे ये बड़ा जो है तकलीफ होती है जब बात जो है ना बुलेट पॉइंट लेके कर्ज इतना बढ़ गया। अरे भैया आप बैलेंस शीट पढ़ना सीखिए कि कर्ज क्यों बढ़ गया। विश्व में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, नंबर 1 पे यूएस है, उसके बाद आपका चाइना है, आपका जापान है, चौथी हम अर्थव्यवस्था बड़ी है। कर्ज जो है जीडीपी के अनुपात में हमारा सबसे हेल्दी है। अब सबसे ज्यादा कर्जा चाइना के ऊपर है, क्या कहेंगे? जापान के ऊपर है, क्या कहेंगे? यूएस के ऊपर है, क्या कहेंगे? आपको इतनी बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। कांग्रेस वाले खड़े हो गए हैं, मैं कांग्रेस वाले को बात जाऊंगा, लेकिन जनता के सवाल है। बिल्कुल मैं आ रहा हूं। पॉपकॉर्न खत्म हो गए क्या? मंगवाए क्या? ले चाय वाय और मंगवा लेते। तुम पॉपकॉर्न खाओ, मैं अभी बाकी सब देश देख रहा है। जी प्रतीक जी, जो पार्लियामेंट का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि 3 एक्ट में मेजर चेंजेस हुआ, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में। इन लोगों को चाहिए था, चूंकि उससे आम आदमी जो कि कोर्ट में बार बार चक्कर लगाता है, उससे बहुत ज्यादा चेंजेस इस एक्ट में होगा। इन लोगों ने उस एक्ट पर बहस करने को, चूंकि हमारा आपका पर्सनल लिबर्टी भी जो है वो सीआरपीसी में ही है, पुलिस वाले का पावर, अरेस्ट करने का पावर, उससे रिलेटेड सारा कुछ नए एक्ट सीआरपीसी में चेंज हो रहा था। और इसमें ये लोग पार्लियामेंट में बहस करने के बदले जो है फूफा जी की तरह नाराज होकर चले। मैं प्रभात जी आऊंगा। जी एक लाइन का ऐड ऑन कर दूं। आज हिंदुस्तान की, मैं शादी से भी आया हूं सर, छुट्टियों में था। आजकल सर फूफा नाराज हो जाए ना तो उसके लिए बारात नहीं रुकती। उसी तरह एक्ट में बदलाव होना था, ये बैकआउट करके बोले हो जाओ, बारात तो लगेगी, दूल्हा तो शादी करेगा, एक्ट बनना है तो बनेगा, विपक्ष को रूठना है। बोले फूफा जी नाराज हैं तो मनाएगा नहीं कोई। बाबूजी कहाँ से आना हुआ आपका कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम साहब? जी नाम साहब? प्रेम जी। मैं आया प्रेम जी, कुछ आपको कहना है जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि देश में सबसे बड़ी खबर क्या होनी चाहिए कि इस देश के लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 144 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर का दरवाजा दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? क्योंकि इन्होंने सवाल पूछे। आज फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी बोलती है इनको बाहर इसलिए लेके गए, इनको क्यों निकाला गया? क्योंकि ये सवाल बहुत पूछते। अरे विपक्ष के जो सांसद है ये सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकसभा के कैंटीन में क्या खाना खाने लोगों ने भेजा इनको? ये मेरा सवाल है। ये सवाल है। देखिए एक चीज नाराज मत होइए वकील साहब। शेट्टी साहब दक्षिण भारत से आते हैं तो भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जी। बाकी लोग समझने की ये बात बिल्कुल सही संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलना चाहिए। जी सिंह साहब, 3 मई 2023 को पार्लियामेंट के अंदर सारे दल लोग बैठते हैं और बैठकर तय करते हैं कि हम नए पार्लियामेंट के अंदर प्लेकार्ड लेकर नहीं जाएंगे, वहां पर हंगामा नहीं करेंगे। जो आज जंतर मंतर पे कर रहे हैं, यहाँ तो शांति से बैठे हैं और पार्लियामेंट के अंदर जंतर मंतर और हंगामा करते हैं। हमने खुद देखा संजय सिंह टेबल पे खड़े होकर भंगड़ा डाल रहे पार्लियामेंट के अंदर, डाल रहे थे। ये पार्लियामेंट है चर्चा के लिए, भंगड़े के लिए नहीं है। ये पार्लियामेंट है बातचीत करने के लिए, बिल्स पे डिबेट करने के लिए, प्लेकार्ड लेकर हंगामा करने के लिए नहीं, पोडियम पे चढ़कर हंगामा करने के लिए नहीं। ये फर्क है, ये समझना चाहिए मेरे विपक्षी दल के दोस्तों को। और आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगली बार फिर अगर जीत कर आ जाए गलती से तो अगली बार सुधार कर लें। अच्छा, अगली बार गलती से जीत के आ जाए, आपको पता है ये? आपको लगता है कि देश की जनता इनको वोट देगी? जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? बुलंदशहर से। अच्छा, तो डांट क्यों रहे हैं? डांट नहीं रहे जी। अच्छा, आगे क्या काम करते हैं? मैं वकालत करता हूं। वकालत? देखिए मुझे समझ में आ गया था, टोन से ही पता चल गया था ये कोई साधारण टोन नहीं है। जी साहब, वकील साहब बोलिए। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूँ, वो भी वकील ही है बाय द वे। हाँ जी। जिस तरह से ये
एविडेंस पे, सीआरपीसी पे, आईपीसी पे बदलाव किया और सीधे सीधे आमजन से वो जुड़ती है। इन्होंने एक बड़े षड्यंत्र के तहत सारे सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर उसके बाद अपने आप ही पारित कर लिया। ये कोई स्वस्थ लोकतंत्र थोड़ा ही है। अब धर्म की अफीम पिला करके युवाओं को, किसानों को, सबको बरगला दोगे, लेकिन कभी तो वो दिन आएगा कि जब धर्म से भी हटके, आदमी जाति से हटके, दल से हटके आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि धर्म के अलावा आपने किया क्या। एक षड्यंत्र की तरह हटा दिया। ये कहते हैं एक षड्यंत्र की तरह। मैं आ गया मैं आराम से। यार धर्म को अफीम कहना इस देश में, धर्म इनको पता ही नहीं धर्म होता है राष्ट्र। अरे वो काल मार्क्स की बात कह रहे हैं, आराम से। एक वकील साहब इधर है, अरे वकील साहब एक वकील साहब इन्होंने सवाल पूछा, उसी के एकदम बाहर आपने सवाल कहा। इन्होंने कहा कि विपक्ष को होना चाहिए था, आपने कहा विपक्ष बाहर चला गया। सवाल यही है जी। मैं आया जवाब दे दूं। हाँ वकील साहब, मैं आपका ज्ञान वर्धन कर दूं। अगर धर्म की अफीम मान के अगर देश की जनता वोट करती तो 93 में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा चुनाव नहीं हारती। जो है आप जनता के विवेक पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। 92 के अंदर बाबरी विध्वंस होती है, 93 में भाजपा चुनाव हार जाती है। जो है ताजा मामला जो है। अरे भैया चक्षु खोलिए। आज बात यह है कि जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, डिलीवरी इंश्योर हो रही है, इस वजह से युवा जो है जो कन्वेंशनल पैटर्न था उससे हटके वोट कर रहे हैं। चुनाव बदल गए, चुनाव की समीकरण बदल गई, चुनाव का मैनेजमेंट बदल गया। मेरा तर्क है। वकील साहब आपका सवाल मैंने ले लिया जी। देखिए आज सबसे मुझे लगता है आजादी के बाद सबसे कमजोर और डरी हुई सरकार आई है। जब देश के डरी हुई सरकार, बिल्कुल देखिए देश के बहुत बड़े पत्रकार जब सवाल करते हैं केंद्रीय मंत्री से कि सिलेंडर महंगा हो गया, कहती है तिहाड़ जेल। जब देश के सांसद बात करते हैं कि संसद की सुरक्षा का क्या हुआ, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। देश के युवा कहते हैं हमारे 18 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, युवाओं को गाली दी जाती है। किसान कहते हैं हमारी एमएसपी का क्या हुआ, किसानों को बद्दी गालियां दी जाती हैं। उनको ऐसे शब्दों से बोला जाता है कि हमारा बोल भी नहीं सकते। ठीक जी। डरी हुई सरकार। डरी। केजरीवाल साहब कहाँ हैं डरे हुए? अरे केजरीवाल साहब को ढूंढ लो। 2 बार ईडी नोटिस दे चुके, 2 बार डर के भाग चुके। तो देश की जनता जानती है डरा कौन हुआ है। जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने बेईमानी करी, वो डरे हुए हैं। जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसने शराब का घोटाला किया, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया, वो डरे हुए हैं। जिनके घर से हजारों करोड़ रुपए, 351 करोड़ रुपए नकदी पाई जाती है। सर ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए इनके आंकड़े दुरुस्त कर दूं, जब भगवान कृष्ण के माता पिता को भी जेल में डाल दिया था, इसका मतलब दोषी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का अहंकार है। जो इनसे सवाल पूछ लेगा देश के किसानों पे, देश के युवाओं पे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब ये ध्यान कर लेना, केजरीवाल साहब भगवान कृष्ण के अवतार हो गए। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। पूजा कैसे आना हुआ आज इधर किनॉट प्लेस पे? बस ऐसे ही आ गए घूमते हुए। रुको, कॉन्फ्लेक्स खत्म हो गया, अभी है जो। प्रतीक जी देखिए, जो लोग सड़क पे सवाल पूछते हैं उनको तो ये अंदर का रास्ता दिखाते हैं ईडी-सीडी लगा करके, और जो अंदर सवाल पूछते हैं उनको बाहर निकाल देते सस्पेंड करके। ये भाई लोकतंत्र तो मतलब खत्म होने की तरफ। लोकतंत्र खत्म जी। जो अंदर सवाल पूछते हैं उनको मैं आ गया। क्या नाम है आपका? किशन। कहाँ से हैं? खड़े नहीं हो पा रहे हो ढंग से। हाँ बोलो किशन। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं ना, ये कांग्रेस पार्टी अन्य दल में होते हैं तो बलात्कारी, भारतीय जनता पार्टी में जाते चमत्कारी हो जाते हैं। और ये भाई साहब ने पूछा है ना सवाल, क्या जो संसद में पूछते हैं विपक्ष वाले, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने जो इनको खुद के कार्ड पे अंदर आने दिया, उनके सवाल पूछा नहीं जाता है और बाकी वाले विपक्ष को बाहर कर दिया। अरे मैं कहना चाहता हूँ, धर्म के नाम पे वोट मांगते हो ना, काम के नाम पे वोट मांगिए। धर्म के नाम पे जो कहते हैं भगवान कहते हैं भगवान, राम के नाम पे मत मांगिए। मैं कहना चाहता हूँ काम गिनाइए आपके, बाकी ये झूठे ना। काम गिनाइए, आया काम गिनाइए। आ परेशान ना हो, काम गिनाइए। ये बात तो सही है कि जांच तो उन सांसद पे भी होनी चाहिए, भाजपा के हो या किसी के हो, कि आपने किनको अंदर जाने दिया। खैर, आप अगर राम के नाम पर ये भाजपा वाले वोट मांग रहे हैं तो फिर ये बताओ कि कपिल सिब्बल जी जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, फैसला मत देना, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये क्या आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे थे? 2 कैलेंडर हिंदुस्तान में पहली बार, हिंदू बच्चों के लिए अलग कैलेंडर,
मुस्लिम बच्चों के लिए अलग कैलेंडर बिहार सरकार में कांग्रेस साथी है वो निकाल रही है। ये नहीं था, पहला अधिकार इस देश के संसाधनों पे मुसलमान का होगा, ये धर्म की राजनीति नहीं थी। अरे धर्म की राजनीति तो 1952 से चली आ रही है, आप उससे मुकर नहीं सकते, आप आरोप लगाना है लगाते रहिए। जी 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 शेट्टी साहब, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में शानदार जीत हुई। मोदी जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कि 450 रुपये का सिलेंडर आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप बताइए 450 का सिलेंडर पूरे देश में ये पब्लिक को भी लागू होगा क्या? पूछिए। 450 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में लागू होगा या नहीं? रुको, मैं आता हूं, आराम से। जी, आम आदमी के लिए सवाल है। हाँ। इन्होंने कहा ये डरपोक सरकार आई है। हाँ। 10 रुपए में इनकी सरकार बिक्री है जी। यहाँ पे पोस्टर घूम रहे हैं, 10 रुपए भी इनकी सरकार नहीं है। बताइए और बताइए। 10 रुपए? 10 रुपए की भी सरकार नहीं है इनकी। तो एक बंदा यहाँ पे पोस्टर लेके घूम रहा है। अरे कोई बंदा लेके घूम रहा होगा तो बात अलग है, वो बात अलग है। नहीं, मैंने सवाल ले लिया आपका। जी हाँ बोलो। सर मैं बिहार से हूँ। हाँ, हम लोगों को कोई भी इमरजेंसी होती है ना, आज के टाइम में 12 घंटा 16 घंटा में दिल्ली आना है, तो हम लोग का मिनिमम 10,000 खर्चा होता है। ट्रेन का टिकट 10,000 रुपये खर्चा होती है। हाँ। प्लेन से ही आ सकते हैं। ट्रेन से आना है तो 1 महीना 2 महीना पहले ही हम लोग को टिकट आना पड़ता है। तो बीजेपी वाले बताए इसका। बीजेपी वाले बताए। जी जनाब प्रभात जी। देखिए प्रदीप जी, बहुत दिलचस्प डिबेट हो रही थी दोनों तरफ से, और ये जनता का शो है, जनता भी बड़ा मजा ले रही थी। जनता तो समझदार है, वो देख रही है आपको। जी मेरा ये कहना है, आराम से देखिए मेरा ये कहना है कि देश की राजनीति बदल रही है, लोग नहीं अपने आप को बदल पा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में जो भी हुआ, ये काम आपने 89 में आपने भी किया था। आराम से भाई राजधान। और सबसे बड़ी चीज, इन लोगों का विपक्षी पार्टियों का हैंगओवर नहीं उतर पा रहा है। ये उसी पुराने ढर्रे में चल रहे हैं। देश की राजनीति बदल रही है। एक व्यक्ति अगर उसका विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर, उसके सामने आप कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति किधर जा रही है? मोदी जी के सामने। अभी आप देखिए, अयोध्या गए थे आप, 2-3 दिन अयोध्या में रहे। मैं तो अपने सभी लोगों से कहता हूं, जनवरी में एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या के अंदर भगवान राम का, और जो भगवान राम का वो सबका मैं कह रहा हूं। और ये राजनीति की चर्चाएं चलती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। सदन में 150 लोग बाहर बैठे थे, क्या जरूरत थी आपको वीडियो बनाने की? वो एक पवित्र पर्सन है। और फिर आप खबर बन गए, वो खबर 150 लोग नहीं बनी, आप खबर बन गए। तो आप ऐसी हरकत देखिए, इस देश का मीडिया बच्चा जानता है, आज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर से दिया जाता है, वो देश की पूरी न्यूज चैनल चला रही है। बड़े बड़े एडिटर हुआ अपने यूट्यूब चैनल। एक मिनट, आप पे पास आएंगे तब बात। जितने एडिटर हैं वो अपने यूट्यूब चैनल खोल दिए। अमित शाह जी को पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जवाब देने में तकलीफ है, कोई न्यूज चैनल में। एक मिनट भाई, आराम से एडिटर साहब, नाराज ना हो एडिटर। अमित शाह जी का जिम्मेदारी ये बनता है कि आप पार्लियामेंट में आकर जवाब दीजिए, ये लापरवाही क्यों हुई। और नई पार्लियामेंट में अभी आप उसमें एक्सरे मशीन और सब ऑर्डर कर रहे, अगर पार्लियामेंट तैयार नहीं था तो आपने उसको शुरू क्यों करवाया? जी बीजेपी ऑफ कोर्स दीजिएगा। जी प्रतीक जी, एक बात बड़ा स्पष्ट समझ लें। पहली बात तो, अरे एक मिनट, आराम से। जी एक बात स्पष्ट समझ लें। जब मणिपुर के मामले में अमित शाह जी ने कहा मैं जवाब दूंगा, तो बोले आप नहीं जवाब देंगे, मना कर दिया इनको। और जब प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, और प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो नारेबाजी कर रहे थे और वॉकआउट कर रहे थे, वॉकआउट कर रहे थे। अब क्योंकि मामला लोकसभा का है, मामला अंदर का है, तो उसका जवाबदेही उसकी स्पीकर की है। स्पीकर साहब ने एक वहां पर जांच समिति ऑलरेडी बना दी है। नहीं, अब पहले अमित शाह जी जवाब दें। असल में क्या है, इनको बहाना चाहिए था। ईमानदारी की बात है, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन घटना के बाद 40 मिनट डिबेट हुई, चर्चा हुई, वहां पर चर्चा हुई। फिर एक पर्ची कहीं से आई विपक्ष के पास कि आप पागल हो, आप चर्चा करो, बॉयकॉट करो। पागल हैं आप, बाहर आ। जी नमस्ते। कहाँ से, रुकिए, कहाँ से आई? मैं गोपालगंज जिला से। जी क्या नाम हो गया? मेरा डिम्पल नाम है। डिम्पल नाम है, वाह। पहले स्वागत करिए डिम्पल जी का। सारे लोग ताली बजाइए। क्या हुआ? हाँ जी डिम्पल जी बोलिए, कुछ कहना है आपको? मैं आपको देखने
आपको देखने आई, अब इतनी दूर से बस आई हैं देखने के लिए। पसंद है शो फेवरेट, शो फेवरेट है, देखने आई गोपालगंज बिहार से। अरे कुछ पूछ तो लीजिए, सवाल हो, कुछ बात हो, कुछ बता दीजिए। गोपालगंज नहीं, अच्छा जी कोई बात नहीं। ना 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 ना, ये क्या है? ना 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 जी। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ साहब? मैं दिल्ली से हूँ, नाजिर अंसारी। जी अंसारी साहब नमस्कार, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी साहब बोलिए। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करती हैं। एक मिनट बेटा, आराम से। जी अंसारी साहब बोलिए। ये सिर्फ आरोप प्रति आरोप लगाते रहते हैं। अगर मणिपुर का मामला भी है अगर, तो वहाँ मणिपुर में प्रधानमंत्री जी को बड़ा अफसोस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। इनको क्या दुख हो रहा है? इनको प्रशासन काम करेगा या मोदी देखेंगे वहाँ पर? तो वहाँ मोदी जी ने बड़ा दुख हुआ सबको कि अगर कुछ वहाँ हुआ है तो उसके लिए पूरा प्रशासन काम कर रहा है। अपना इन विपक्षी पार्टियों को दिख रहा है कि मोदी जी जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जो योजना ला रहे हैं भारत देश में, जो अभी विश्वकर्मा योजना उन्होंने निकाली अपने जन्मदिन पर, और उसमें के अंदर जो जितने भी भारत देश के 30 लाख जो कारीगर हैं, उन कारीगरों का 15 दिन की ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग कराने पर कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली में हूँ, उत्तर प्रदेश की मेरी पैदाइश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बड़ा जानकारी रखते हैं साहब आप। तो जानकारी क्यों नहीं? जब प्रधानमंत्री जी हमारे और भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है भारत सरकार, तो जानकारी कैसे नहीं होगी? क्या नाम हो गया आपका? नाजिर अंसारी। अच्छा साहब, अच्छा जी 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 हाँ। 3 महीने के बाद में बोले, मणिपुर पे 3 महीने के बाद में बोले हैं, जब एक वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बोले। तब क्यों नहीं बोले? ये कहते हैं तब क्यों नहीं बोले? मैं बड़ी देर से सोच रहा था दिल्ली जागा क्यों नहीं। आ गया दिल्ली, आ गया दिल्ली में। आगे आपका सम्मान ना हो, बात कहने के पीछे सम्मान ना हो, तो पता ही नहीं लगता कि दिल्ली में है आप। तो आपने जो नवाजा मुझे, या जो नवाजिया पूरी डिबेट को, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाम तो आपका जानना चाहता हूं, वैसे क्या नाम है आपका? प्रकाश जी। अब मैं आपके माता पिता का नाम नहीं पूछूंगा, वरना उसमें बड़ी इज्जत में वो होगा। क्या हुआ, परेशान क्यों हैं आप? नहीं है सर। हाँ, कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ रायपुर से। छत्तीसगढ़ रायपुर से, कवर्धा से। ओ की धर्मनगरी। जी 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 हाँ जी रमन सिंह का जी जी नगर है वो। जी जी बहुत अच्छी बात। शर्मा जी हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम। अच्छा, पिताजी को बाबा जी के नाम और बता दीजिए अपने। जब सब कुछ बता ही रहे हैं कि वहाँ कवर्धा, अरे भैया अभी तो 15 दिन पहले वहीं थे ना, कवर्धा में थे, तो फिर मतलब सारी चीजें बतानी है। कहाँ से आए आप साहब? शामली से आए। शामली से आए हैं। तो आप किसी फर्म में? यस, मैं स्टूडेंट हूँ। सेमिनार में आए हैं। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। जो कुछ बोलना चाहते हैं, जो बोलने के लिए हैं यहाँ पे मौजूद, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी 1-2 बातें कहेंगे, उसके बाद डिबेट की तरफ जाएंगे। क्योंकि आज ब्रेक के बाद मैं एक स्टेटमेंट से बात शुरू करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि आज हमारे देश का युवा करीब 7.5 घंटे मोबाइल फोन में लगा रहता है। युवा जो है 7.5 घंटे औसत की बात करी होगी उन्होंने, लगा रहता है। वजह है बेरोजगारी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं से रोजगार छीन लिया है। बातचीत का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। रशीदी साहब मौजूद हैं, बातचीत यहीं से शुरू कर लेते हैं। ब्रेक के बाद आए हैं, जैम में फंस गए थे। जी सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, वो तो सड़क की बात है। क्योंकि मोदी जी आए हुए हैं अपने हेड ऑफिस में। जी जी। दरियागंज से लेके पूरा मिंटू ब्रिज सब जाम है। जी जी जी। मोदी जी की वजह से। सुरक्षा हो जाए तो फिर देखिए सारे लोग बाहर आ जाते हैं, इसलिए सुरक्षा जो। जी 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 जी। तो इसलिए माफी भी चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ कि हमारे देश के नेताओं को ऐसा होना चाहिए कि लोग तकलीफ में ना आए। हाँ। रही बात राहुल गांधी जी ने जो कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, जो 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, अपनी रैलियों में ये कहा कि हम अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे। हाँ। इसका मतलब कुछ तो बेरोजगार पहले से, कुछ और को बेरोजगार करने जा रहे हैं। क्योंकि जब राशन मिलेगा घर में बैठ के मुफ्त में, तो कौन कमाएगा भाई? तो मतलब ये जो बिजली फ्री वाली, पानी वाली बात कहते हैं, जो बिजली पानी फ्री जो वहाँ, अरे बोलने तो दो, सांस तो लेने दे। अभी बोल रहे हैं रशीदी साहब, कहाँ कामा लगाया है? जी हाँ, बोलने दो। हाँ देखिए, मैं मुफ्त के हक में नहीं हूँ। मुफ्त के हक में नहीं? बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि दिल्ली में कहावत मशहूर है
कि अगर किसी को बेरोजगार करना हो तो उसको 2 वक्त का खाना दे दो, रहने के लिए कमरा दे दो। वो करेगा ही नहीं कुछ भी, वो खाएगा और सोएगा। तो ये राशन मुफ्त का जो है, अगर केजरीवाल ने बिजली पानी मुफ्त दिया और आप उसको कोस रहे हैं कि उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां मारी, नहीं, वो तर्क दे रहे थे। नहीं, मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं बीजेपी के लोग। ये 80 करोड़ को राशन देना क्या है, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? इस पर भी हमें सोचना चाहिए। इस पर भी हमें सोचना चाहिए। कांग्रेस कहना चाहता है कुछ। जी, इधर से कौन हाथ उठा रहा था? 1 2 3। कहां से आए हो? यूपी से। क्या नाम है? हाँ? सुदेश नाम है मेरा। सुदेश, आज मुझे कानपुर से सैनी साहब ने एक व्हाट्सएप किया कि स्पाइनल इंजरीज वाले जो लोग होते हैं उनको आयुष्मान कार्ड में फिजियोथेरेपी की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते। और कल जो मैं शो कर रहा था उसको देखने के बाद उन्होंने कहा फिजियोथेरेपी घर पे हो जाए तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए। लगभग उन्होंने कहा कि मेरे साथ लगभग 1000 लोग संपर्क में हैं और ऐसा हो जाता है कि बेड पे पड़े रहते हैं, बेड सोर हो जाते हैं, बेड पे लेटे लेटे जो घाव हो जाते हैं। वो इस व्यथा की ओर इंगित कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड में ये भी एक प्रावधान होना चाहिए। जी बोलिए, कहाँ बोल रहे थे? जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी ने जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात बोली है ना, तो इसको 80 करोड़ ही क्यों बोला है? क्या इसको कम नहीं बोल सकते थे? क्या इसको ये नहीं कह सकते थे कि हम 80 करोड़ जो ये 2 करोड़ नहीं कह सकते थे? 80 करोड़ को ही क्यों राशन देने को बोला है? उसे कम करने की बात क्यों नहीं गई मोदी जी ने? तू बताओ इसका पीछे क्या कारण होगा? कारण सर मोदी जी से पूछ रहे हैं, मुझे क्वेश्चन करना है, 80 करोड़ को ही राशन क्यों देना है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, मोदी जी चुनाव में मिलेंगे 24 में, दोनों लोग चल के पूछेंगे ये बात, है ना, कि 80 क्यों कहा उन्होंने, 2 करोड़ क्यों नहीं कहा? अब जब 80 दे रहे हैं तो 80 का तो खाता आएगा ना, अब 2 का क्यों? हाँ, कम करने की कोशिश क्यों नहीं करी? अच्छा कम करने की कोशिश क्यों नहीं करी? कि कम कर देना चाहिए, 2 करोड़ पे ले आना चाहिए। जी सर मुझे सारे क्या नाम है साहब आपका? मेरा दीपक गुप्ता नाम है। दीपक जी गुप्ता जी क्या करते हैं? मैं योगा ट्रेनर हूँ। योगा ट्रेनर है और मैं मुंबई बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। और दिल्ली वालों में, दिल्ली में तो योगा की सबसे ज्यादा जरूरत है। देख रहे हैं सांस की क्या प्रॉब्लम है। लोगों को स्वस्थ करने के लिए ही आया हूँ जी। पर मेरे लिए मेरा एक थोड़ा सा विपक्षियों के लिए अस्वस्थ सा सवाल है कि अगर आप लोग किसी राज्य में जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी होती है, और अगर किसी राज्य में पूरी तरह से हार जाते हैं तो वहां से ईवीएम पर सवाल उठाकर अपनी जनता को बेवकूफ क्यों बनाते हैं आप लोग? ये सवाल है आपका। देखिए साहब योगा करते हैं, इनका चैतन्य है बिल्कुल। देखिए जब देश अंग्रेजों के अंदर गुलाम था, कांग्रेस पार्टी को 20 साल लगा लोगों को ये समझाने कि हम गुलाम हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी जितने कांग्रेस के समय में जो सब कुछ बना, रेल बना, बेल बना, आज हर चीज अदानी अपने मित्र को दिया जा रहा है। हम तो आपका ही लड़ाई लड़ रहे, हम तो आपको ये समझा के तक रहे कि जो कुछ कांग्रेस ने बनाया, आप लोग ने बनाया, उसको बेचा जा रहा है। मुंबई 10 एयरपोर्ट को बेचा गया। आज मैं अपोजिशन के बारे में कहता हूं कि आप लोग की लड़ाई, ये जनता की लड़ाई है। आज आप समझ नहीं रहे हो, कांग्रेस पार्टी हो या पूरा विपक्ष है, ये आपकी बात रख रही है, आपकी लड़ाई लड़ रही है। जी 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 इन्होंने सवाल किया जनता के विवेक पे। अगर बीजेपी को 23 करोड़ लोग अगर वोट करते हैं तो क्या मतलब जो उनके पास विवेक है? विवेक नहीं है क्या? विवेकहीन है। दूसरी बात, अभी बड़ी बात कर रहे थे संसद के अंदर मामले की। जुलाई के अंदर कर्नाटक विधानसभा में एक व्यक्ति एमएलए की कुर्सी पे जाके बैठता है, जवाब देंगे उस पे जो है, और ये मामला जो कि विचाराधीन है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, आपको इंतजार क्यों नहीं होता? क्या आप चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने रस्सी क्यों लगाई यहाँ पे? जी जी वो जवाब देना चाहते हैं। देखिए फ्रांस के संसद में ये खुलेआम बोला गया कि राफेल में जो अनिल अंबानी को ठेका दिया गया, भारत सरकार से बार बार सबूत मांगा जा रहा है कि अनिल अंबानी जो बाद में बैंक करप्ट हुआ है, आप लोग उसका जवाब नहीं दे रहे। राफेल के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला करती है। आपने 3 विषयों को लेकर सवाल उठाए जो है, मैंने उस समय भी आपके प्रवक्ताओं को चुनौती दी थी, नेशनल स्पोक्स पर्सन को। आपको जरा शर्म आनी आया। अरे रख ले, नीचे रख ले बाबू, नीचे रख लो। आपने अरे वो ढूंढ रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को, आप कह रहे नीचे रख लो। अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे रख लो। अरे आपके पास अरे रख लो नीचे। इनाम भी दे रहे हैं 10 रुपया, ऐसा कोई मिलेगा? अरे अच्छा सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं, मोटी बात यह है, आज बड़े दिन बाद मिलना हुआ। अभी वंदे मातरम का इतना सुंदर गीत चल रहा था। रखो नीचे। हाँ जी, अभी वंदे मातरम का सुंदर गीत चल रहा था। अरे मैं कह रहा हूँ नीचे रख लो। हाँ जी, हाँ सर एक बार वंदे मातरम बोल दिया जाए साहब, एक बार वंदे मातरम बोल दिया जाए। अरे पापा जी का बिल्कुल नहीं। अरे
आप इतने बड़े बड़े प्रश्न उठाते हैं। बोलो वंदे मातरम। सर बोल दीजिए वंदे मातरम। सर एक बार बोल दीजिए वंदे मातरम। सर वंदे मातरम बोल दीजिए एक बार। नहीं बोल पाएंगे जी। अरे ये इनका रशीदी साहब, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आपका मन है तो करिएगा, वरना मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हमने जिस लोकतंत्र में आंख खोली है वो लोकतंत्र ये नहीं था। वो लोकतंत्र कैसा था? 89 में फुल बहुमत की सरकार होने के बावजूद यूएनओ में जब अपनी बात रखने की बात आई तो नरसिम्हा राव ने अपना आदमी नहीं भेजा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा जो अपोजिशन लीडर थे। ऐसा लोकतंत्र हमने देखा है। दूसरी बात, जावेद अख्तर ने बहुत खुले लफ्जों में एक बात कही थी कि साहब मैं मनमोहन सिंह जी के पास अपना एक प्रपोजल लेके गया, उन्होंने बड़े खुले दिल से कहा साहब मैं तो तैयार हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक बार बात कर लीजिए। हमने तो ऐसा लोकतंत्र देखा है, ऐसा नहीं देखा कि वंदे मातरम गाइए। ये करना क्या चाहते हैं भाई? ये देश को भड़काना क्यों चाहते हैं? देश में नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? वंदे मातरम रोजगार देगा क्या? वंदे मातरम रोजगार देगा क्या? 80 करोड़, सुनिए, अगर 80 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ भी कम कर दे, मैं वंदे मातरम गाने को तैयार हूँ। बोलिए, देश में वंदे मातरम कहना नफरत की बात है। आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, बताइए कितने करोड़ देगा? देखिए, वो तराना है जिसने आजादी में जब गाया गया तो ना तो कोई हिंदू था, ना तो कोई मुस्लिम था, ना तो सिख था, ना तो कोई ईसाई था। वो तराना ऐसा था कि न तो किसी ने सोचा कि मैं मुसलमान हूं, ये गाऊं या ना गाऊं। उसे मालूम था कि एक ही मुल्क है और उसको आजाद कराना है। ये वो तराना है। ठीक है, मैं और ये भी बात सच है। एक मिनट रुकिए, कवर्धा चुपचाप। मैं बिल्कुल आप ही को चांस दूंगा, मैं आप ही को चांस दे रहा हूं, ये बिल्कुल ये इसमें जी शेट्टी साहब। देखिए, इस देश में जब डेवलपमेंट की बात होती है, नौकरी की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, तो पूरा मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उस दिन किसान जब आए थे ना इस दिल्ली के सरहद पर, तब सिख थे, जाट थे, उनको खालिस्तान बोला गया। जब कोई ये पढ़े लिखा नौजवान आ जाते, उनको अर्बन नक्सल बोला जाता है। अरे कब तक आप सरकार में आए तो कुछ वादे करके आए, उनको पूरा करिए, आप डाइवर्ट करने का कोशिश मत करिए। जी देखिए, डिबेट को चलने दें। देखिए, एक मिनट कवर्धा, देखिए इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की बात। अरे 5 लाख रुपए में 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी हड़प ली, नेशनल हड़प लिया, 5 लाख रुपए जेब में नहीं था, और वो 5 करोड़ रुपए की कंपनी हड़प ली। कोर्ट से बेल पर बाहर हैं माँ और बेटे दोनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों के दोनों कोर्ट से बेल पर बाहर हैं। किस मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में। और ये भ्रष्टाचार पे लेक्चर देने चले। मैं आ रहा होल्ड जी, एक मिनट। और आपकी जानकारी के लिए, मेरा डेटा नहीं है, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए, मिडिल क्लास लाए गए। पर इनको वंदे मातरम कहने में दिक्कत होगी, क्योंकि इनको ये लगता है कि वंदे मातरम कोई भाजपा का नारा है। अरे देश का नारा है, एक जन का नारा है। एक बार जाने से पहले मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, इनसे जाने से पहले कहिएगा एक बार वंदे मातरम कहकर बाबूजी नमस्ते। बहस का 30 सेकंड आप बोलना चाहते हैं? वो आपको बार बार अपनी पिच पे खींच के ले जाना चाहते हैं। जी। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इंडिया गेट पे चले जाएं, वहां नाम पढ़े कितने लोगों के लिखे हुए हैं, उसमें 60% नाम मुस्लिम है। हमारे राष्ट्र प्रेम को ललकारते हैं ये लोग। अरे वो सिचुएशन जो थी वंदे मातरम गाने की, उस वक्त किसी ने हराम हलाल नहीं। मैं ये जो है डाइवर्ट करना चाहता हूं, ये डिबेट का हिस्से को मैं दूर ले जाना चाहता हूं। अंसारी साहब दिल्ली से हैं। अंसारी साहब क्या कहना चाहते हैं? अंसारी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे रशीदी साहब कह रहे हैं कि देश में नौकरी नहीं मिली, हुनर हाट योजना के तहत 10 लाख जो कारीगर थे आज अपना कारोबार कर रहे हैं।
विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख कारीगर आज अपना काम करेंगे। अंसारी साहब, आप तो प्रवक्ता बनने लायक हैं। और कौशल विकास योजना के तहत 1,37,00,000 बच्चों को अवेयरनेस किया गया जो आज रोजगार कर रहे हैं। MSME डिपार्टमेंट जो सब्सिडी दे रहा 25% शहर और 35% गांव, और रोजगार के लिए पैसा लीजिए, सारी जनता पैसे लीजिए और कारोबार कीजिए। और विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख हमारे कारीगर बच्चे। मैं आया आम आदमी पार्टी। देखिए 10 साल इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म जाति करते करते निकाल दिए। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी को कॉपी किया, लेकिन राजस्थान में जाके गारंटी दी सिलेंडर 450 रुपए का मिलेगा। बाहर आके कहते नहीं नहीं हम नहीं देंगे, वादा किया 15 लाख रुपए देंगे, बाद में कहते नहीं नहीं हम नहीं देंगे। सारे युवाओं की आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, लेकिन 10 साल के बाद भी 20 करोड़ रुपया दिल्ली में आपने कितना रोजगार दे दिया। खैर सुनिए, रसीदी साहब से एक लाइन कहना चाहूंगा। आज रोक लिया मैंने, यही था वो कहने जा रहा था। अभी मैं बात पूछना चाहता हूँ देश के सभी नेताओं से। पूछो। आज कल हमारी देश की महिला पहलवान रो रही थी जब तिरंगा झुका देश का, तब आप कहां थे? क्या उन बहनों को इंसाफ मिल पाया? देश के 750 किसानों ने अपनी मृत्यु जान गंवा दी देश के बॉर्डर पर। क्या ये नेता बोल पाए? मैं तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ। जी बोलो। देखिए महिलाओं के साथ पूरा जन खड़ा है, लेकिन जो महिला अपना पदक वापस करिए, सरकार कहां से आ गई? पदक जीता अपने दम पर, और महिलाओं के सम्मान में सभी खड़े हैं, आप जैसे युवा भी खड़े हैं,